Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden. ये Battle Through the Heavens Flame Emperor का एपिसोड नंबर 530। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि उसमें रिफाइनिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू हो चुका था और जियान को एक बहुत ही शानदार ट्रेजर मिला होता है। वेल बेसिकली वो दो थे लेकिन एक से ही निकले होते हैं, और इस एपिसोड में हम कुछ इविल एंटिटी से मिलने वाले हैं जो कि जियान को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये देखना एक्साइटिंग होगा कि क्या वो सफल हो पाते हैं, ये जियान इनके प्लान को कैसे विध्वंस करता है। वैसे अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। जिनका बस एक एपिसोड से पेट नहीं भरता है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। चलो हम कर लेते हैं फटाफट से शुरुआत। ये वो सीन था जब उस अविस क्रैक में, जो कि सेकेंड राउंड एवेन्यू की तरफ लेके जा रहा था, उसमें एक के बाद एक एल्केमिस्ट अंदर जाने लगे थे। कानों में सुनाई देती वुश वुश वुशिंग की आवाजें। उस जगह का नाम होता है एश फायर रियल्म, बट इससे पहले कोई भी सच में उस मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच पाता, इनके ऊपर से गुजरता एक एंशिएंट और डेसोलेट ऑरा। ये ऑरा जैसे इनकी बॉडीज को छूता है लोग अलर्ट हो जाते हैं। उस एंशिएंट प्रेशर ने इवन प्राउड एल्केमिस्ट को भी अपने हाथों को क्लेंच करने मजबूर कर दिया था। साथ में इन सबके नाक में जाती है एंशिएंट ट्रेजर्स की महक। धीरे धीरे इनकी आंखें फायरी हॉट होने लगती हैं, क्योंकि अगर उन एंशिएंट टाइम से छोड़ गए ट्रेजर्स को ये हासिल कर पाते हैं तो इन हाई लेवल के एल्केमिस्ट के लिए बेनिफिट्स बहुत डरावने होंगे। बट एट द सेम टाइम ये जानते थे कि ऐसी एंशिएंट जगहों पे डेंजर्स भी कम नहीं होते, बल्कि ट्रेजर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। हमारा फोकस इसी डार्क अबिस के अंदर जियान के ऊपर जाता है, जो हर एक मिली सेकेंड के साथ उस दुनिया को अपने करीब महसूस करता है। वो बेसिकली अंदर जा रहा था। जियान कहता है एश फायर रियल्म एक्चुअली में एक एंशिएंट वर्ल्ड है, अनएक्सपेक्टेड। बस मैं नहीं जानता हूँ कि वो एंशिएंट रिलिक्स कहाँ पे छिपे हैं। उसके आईब्रोज नैरो हो जाती हैं और धड़कनें तेज, क्योंकि जियान के पीछे अभी कोई बहुत बड़ा क्लैन नहीं था जिसने शुरुआत से जियान को सपोर्ट किया हो और दी गई हो दुनिया भर की नॉलेज। इसी वजह से जियान के लिए ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की एंशिएंट पावर और भी मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, और साथ में टेरिफाइंगली वैल्यूएबल भी। इन खजानों को चाहे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए या इविल रे से डील करने में, ये चीजें प्राइसलेस थी। लेकिन इससे पहले लोग कुछ और सोच पाते, इनकी नजरों में जाती है ग्लूमी क्रिम्सन लाइट। एल्केमिस्ट सुनने का मतलब ही है कि तुम्हारी सोल पावर शानदार होगी, जैसे इंक्रीज होती है सेंसिटिविटी। ये सारे एल्केमिस्ट महसूस करते हैं उन ठंडी निगाहों को जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से इनके ऊपर टिक रही थी। फिर इन्हें अपने सामने दिखाई देता है ट्रायंगुलर लावा वर्ल्ड। ये कोई पूरी दुनिया नहीं होती, बल्कि इनके सामने का पूरा रियल कई वॉल्केनो से भरे गड्ढों से बना होता है, जो कि अलग अलग साइजेस के होते हैं। लेकिन जो चीज कॉमन होती है वो थी इनके अंदर से राइज होने वाले वॉल्केनोस। उन प्योर फ्लेम्स के साथ साथ हवा में राख भी उड़ती है, जो कैरी करती है टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर को। वहीं पे ग्रीनरी का यहाँ पे नामो निशान भी नहीं था, कोई वाइटलिटी नहीं, बस डेसोलेशन, बस शांति। एक ऐसी वॉलेंट एनर्जी जो हमेशा बढ़ती रहती है। अभी हम एक जगह के सामने के स्पेस को डिस्ट्रॉट होते हुए देखते हैं। यहाँ से जियान बाहर आया था, जो वॉल्केनिक बेसन के साइड में अपीयर होता है, जिस पर उसके पैर जमीन पे टच करते हैं। उसके एक्सप्रेशन हल्के से बदले थे, क्योंकि उसे ये दुनिया गलत लगती है। यहाँ पहुंचने के बाद वो जल्दी से रियलाइज करता है कुछ अलार्मिंग। उसकी हाफ स्टेप इमोटल एसेंशन की सोल पावर ये उसकी बॉडी के अंदर सील कर दी गई है। वो चाहे इसे मोबिलाइज करने की कितनी भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन सोल पावर रिफ्यूज कर रही थी। वो सप्रेशन एब्सोल्यूट होता है। जियान अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन करने लगा था। वो मनी मन में सोचता है एश फायर रियल्म सच में सिंपल नहीं है। यहाँ एल्केमिस्ट की सोल पावर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन तब भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे सोल डिवाइन सोर्स मौजूद है। टेम्पल ने इसे बहुत अच्छे से प्लान किया होगा। उसकी नजरें जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ वॉल्केनो दिखाई दिए थे, लेकिन कोई भी इंसान नजर में नहीं आता, बस लावा में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें। यहाँ सोच ही रहा होता है कि सोल डिवाइन सोर्स को कैसे हासिल करके यहाँ से निकला जाए। तब एक सीख की आवाज के साथ उसकी त्वचा पे राख का एक हिस्सा टकराया था। तुरंत जियान को महसूस होता है बर्निंग पेन। उसका चेहरा तुरंत ट्विस्ट हो जाता है और माथे से पसीना निकलने लगता है। वो जो कि खुद होली फ्लेम को पोजेस करता था, उसे छोटी सी चिंगारी इतना इंटेंस पेन फील करवा पा रही है। जियान सिक्योर के बोलते हैं हमारी सोल पावर को सील करना, ये हमारी सेंसेस को बिल्कुल काट देना है। और ये एश फायर रियल्म ऐसा लगता है यहाँ की एशेस और वॉल्केनो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बिना सोल परसेप्शन के ही बस अपनी नजरों और इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई करते हुए जियान कह सकता था कि उस डिवाइन सोल सोर्स को ढूंढना या फिर इस जगह से बाहर जाना ये इम्पॉसिबल जैसा है। एक गहरी सांस लेके जियान फोर्सफुली डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स को दबाता है। वो कहता है यहाँ की एनर्जी बहुत वायलेंट है, अगर इसे लंबे समय तक ऑब्जर्व किया गया तो ये माइंड को भी डैमेज कर सकती है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा किसी टेरिफाइंग एंशिएंट एग्जिस्टेंस से सामना नहीं होगा। और वो अनफैमिलियर ऑरे वाले फिगर्स, उनके बारे में सोच के जियान के
एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। फिर वो पूरी सतर्कता के साथ अपने कदमों को बढ़ाने लगा था। वो उन दहकती हुई लावा रॉक्स के ऊपर चलता है, लेकिन जियान ने जस्ट कुछ ही कदम लिए होते हैं तभी जमीन से शावो 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 की आवाजों के साथ निकलती हैं लाल रंग की फ्लेम्स। ये फ्लेम्स अनकंट्रोलेबली ट्विस्ट हो रही थी, जैसे आसपास के स्पेस में घुलना चाहती हो। अगले पल बीच हवा में कंडेंस हुआ था एक लाल रंग का क्रीचर। ये प्योर ऊर्जा से बना हुआ था और हमला कर देता है जियान के ऊपर। तुरंत ही जियान के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, बॉडी को पफ 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 की आवाजों के साथ ग्लास कलर होली फ्लेम ढक लेती है। तभी वो एनर्जी क्रीचर जियान से टकराया था। इवन होली फ्लेम की प्रोटेक्शन के बाद भी के मुंह से निकलती हल्की सी आग की आवाज, वहीं पे चेहरे पे शॉक दिखाई देता है। बट ऑफ कोर्स जियान भी हेजिटेट नहीं करता। उन्हें लगती है इन दोनों के बीच में फाइट, क्योंकि तुम्हारे भाई की कल्टिवेशन कुछ ज्यादा ही हाई है। ये एनर्जी क्रीचर हमें पहले ही पता था। हाउएवर ये जियान को तब मालूम पड़ता है जब उसे एक हाथ से ग्रैब करता है। वो कहता है ऐश फायर रियम की वॉलेंट पावर से बना हुआ क्रीचर। ये बेसिकली लाल रंग की बिल्ली ऐसा फैंटम होता है, लेकिन इसके अंदर कोई जिंदगी नहीं थी, बस वो टेरिफाइंग पावर होती है और इसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती 8/2 इमोर्टल में। बिल्कुल सही सोच रहे हो, अभी के जियान के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी नहीं थी। लेकिन तभी वो वॉइस से कोड के बोलता है आखिर छोटा सा एनर्जी क्रीचर इस लेवल की स्ट्रेंथ को कैसे पोजेस कर सकता है। वो बिना हेजिटेशन के खेलना बंद कर देता है। होली फ्लेम का ऑरा राइज हुआ था, जिससे वो फैंटम पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन इसका शरीर जस्ट गायब ही हुआ होता है। तो एक लाल रंग की रोशनी जाती है जियान के शरीर के अंदर। इसी पर उसके शरीर का सील्ड सोल रियम हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था। ये सुन के जियान की धड़कनें बढ़ती हैं। उसके दिमाग में एक थॉट फॉर्म हुआ था कि सील ये थोड़ी सी लूज हुई है नहीं, और मेरा सोल पावर का परसेप्शन भी हल्का सा रिकवर हुआ है। क्या सच में यहाँ की वॉलेंट एनर्जी से बनी हुई क्रीचर्स को खत्म करके हम अपनी सोल सील को कमजोर कर सकते हैं? यानी छोटी सी एबनॉर्मलिटी को बिल्कुल जाने नहीं देता है। कई और टेस्ट के बाद उसने अपने सस्पेशन को कंफर्म किया था। उसे कुछ और क्रीचर्स मिले थे जिन्हें खत्म करने के बाद जियान की सोल सील थोड़ी सी और कमजोर हो जाती है। फिर के जियान अपने सर को उठा के देखता है उस मैसिव वोल्केनिक क्रेटर की तरफ, बेसिकली लावा से भरा वो गड्ढा जो कि उससे थोड़ी दूर पे था। जियान को उसकी इंट्यूशन बता रही होती है कि यहाँ पे कुछ गलत है। वो गड्ढा 10-12 मीटर चौड़ा होगा। इसके अंदर से निकलता है लाल रंग का ग्लो, वो स्कॉचिंग हीट जो कि जियान के चेस्ट को भी टाइट कर देती है। कानों में वो रंबलिंग आवाजें भी जाती हैं। इस गड्ढे के आसपास के पत्थरों के किनारे पे जलने के निशान थे। वो अच्छे अच्छों के दिलों को अनईजी फील करवा सकते थे। वो अपने सर को हिला के खुद से बोलता है लगता है इस एशफारियल में कुछ ट्रूली पावरफुल एग्जिस्टेंस मौजूद है। अगर मैं उस डिवाइन सोल सोर्स को ढूंढना ही चाहता हूँ तो डेफिनेटली आसान नहीं होगा, लेकिन इस रियम से बाहर जाने और डिवाइन सोल सोर्स को ढूंढने में क्या कनेक्शन है? वो अभी के लिए बस चौकन नहीं रह सकता था, बट कुछ समय के बाद अजीब बात उसे मालूम पड़ी थी। इस वॉलेंट लावा वर्ल्ड के नीचे क्रेटर में कोई भी एनर्जी क्रीचर्स नहीं थे, बस यहाँ होता है एक ईरी साइलेंस। हाउएवर जियान ने जस्ट इसके ऊपर फोकस ही किया था तभी इस वॉल्केनिक वर्ल्ड में गूंजती एक डीमन जैसी हंसी की आवाज, वो सिनिस्टर और इविल फ्लक्चुएशन से भरी हुई वॉइस बोलती ही लॉर्ड शायू तुम बहुत जल्दी भागते हो। जियान जिस लावा फील्ड में खड़ा होता है वो स्पेस यहाँ से ट्विस्ट होता है। न यानी कब एक फिगर उसके सामने अपीयर हो चुका था। इस व्यक्ति की आंखों में कोल्ड कंटेम्प्ट था, जैसे कोई बिल्ली चूहे को देखती हो। जियान की भी नजरें हल्की सी ऊपर उठती हैं। उसे दिखाई देता है वो नौजवान जिसके एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही पेल थे। वहीं पे होठों के किनारे ट्विस्ट हो चुके होते हैं डिस्टॉर्टेड स्माइल में। इनमें कोई भी प्यार यानी कि वार्मथ नहीं थी। एक लंबा और पतला फिगर होता है, लेकिन इसके आसपास जैसी हॉरिफाइंग फ्लक्चुएशंस घूम रही थी। एक बार के लिए तो जियान की भौहें से उड़ जाती हैं। एट द सेम टाइम दिल में पैदा होता है एक अनकंट्रोलेबल सेंस ऑफ डेंजर, लेकिन वो बंदा जियान को टाइम न देते हुए अपने हाथ को कैजुअली घुमाता है। उसके शरीर से पफ की वैसा निकलता है एक अजीब सा ऑरा। अचानक से उसकी आंखें पूरी खुल जाती हैं और अगले पल इनमें से टेरिफाइंग ब्लैक फ्लेम से रप्ट हुई थी। ये फ्लेम्स इतनी क्रॉसिव होती हैं कि वन वॉइड भी गलने लगता है। ये फश फश की आवाज के साथ बहुत तेजी से फैल रही थी। एक ही पल में जियान का भारी दुनिया से कांटेक्ट कट चुका था। मेडिसिन टेम्पल के लोग जिस क्रिस्टल में जियान की लोकेशन देख रहे होते हैं वो ब्लैंक शो करने लगती है। वहाँ की इमेज बिना किसी वार्निंग के गायब हो गई थी, जिसकी वजह से कई एल्डर्स की भौहें से उड़ जाती हैं। ये एल्डर यावूचन की तरफ देख के बोलते हैं एल्डर हमें इसका क्या करना चाहिए अगर उसे कुछ हुआ। हालांकि इस सेकंड राउंड में लाइफ एंड डेथ मैटर नहीं करती थी, लेकिन जियान की पहचान बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है। वो था एंडलेस फायर टेरिटरी का मास्टर। अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हो गया तो उसके पीछे खड़े वो ग्रेट फिगर्स बिल्कुल शांत नहीं रहने वाले। लेकिन एल्डर यावूचन उस खाली क्रिस्टल को देख के कहते हैं इट्स फाइन। वो अपने सिर को हिलाते हैं जैसे उन्हें किसी चीज की चिंता ना हो। हाउएवर जब वो सोचते हैं उस नौजवान के पीछे खड़ी फोर्सेस के बारे में, चाहे वो घोस्ट वर्ल्ड हो या डीमन वर्ल्ड, यावूचन की भी सिरदर्द की वजह से खोपड़ी झन्ना रही थी। वो एग्जिस्टेंस बिल्कुल इंसानों की दुनिया जैसे नहीं होते हैं। भले यावूचन सेंट रैंक 9th ग्रेड की एल्केमिस्ट हो, लेकिन तब भी उन
एग्जिस्टेंस के ऊपर चलने नहीं वाली है। एस्फेरियम के अंदर एक एक्सट्रीमली डेंजरस बैटल ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। उस लावा जोन में काले रंग की फ्लेम्स फैलती हैं। ये एक ऐसे शील्ड डोमेन को फॉर्म करती हैं जैसे बाहरी दुनिया आइसोलेट हो गई थी। अपने सामने खड़े इस व्यक्ति को देख के इसके चेहरे पे ग्लूमी स्माइल थी। जैन से लाके बोलते है बस कुछ चूहे। वो इवल मैन भी अपने कदमों को बढ़ाता है। गूंजती क्रैक 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 की साउंड्स ब्लैक फ्लेम स्पेस को बिल्कुल ट्विस्ट कर रही थी। बोलता ही मैटर नहीं करता, काफी जल्दी इमोर्टल वर्ल्ड के तीनों हेवंस हमें बिलोंग करेंगे। नहीं, ये पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड हमारा होगा। उसके चेहरे की स्माइल और भी कोल्ड और भी ट्विस्टेड हो जाती है। उसके सेकड़े हुए शरीर से निकलती सैलाव की तरह फ्लेम्स। ऐसा लगता है इनके सामने इवन एस्फेरियम की वॉलेंट एनर्जी भी चुपचाप से अपने सिर को झुकाने लगी हो। ये पूरा स्पेस थम सा जाता है। जैन की बॉडी को ढकने वाला होली ग्लास कलर फ्लेम आर्मर ये उस इविल ऑरे को दूर कर रहा था। निकट इस दुश्मन को देख के जैन का किलिंग इंटेंट राइज होता है, लेकिन वो मन ही मन में सोचता है क्या टेरिफाइंग पावर है। आखिर आउटसाइडर्स एल्केमी टेंपल में गई कैसे? एल्केमी पिल कंपटीशन में सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कैसे कर पाए? इनके पास कोई ऐसा तरीका है जैसे अपने ऑरे को पूरी तरीके से हाइड कर सके? चांद जियान को देख के वो बंदा बोलता है डोंट वरी, इस बार मैं पर्सनली तुम्हारी कॉर्प्स को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तुम भली होली फ्लेम के मास्टर हो, लेकिन आज मेरे पंजों से बच नहीं पाओगे। ये कहते हुए उन दोनों हथेलियों को पास लाता है। पीछे फॉर्म होता है एक ब्लैक वॉटेक्स। इस काले वॉटेक्स के अंदर डेथ का ऑरा था जिसे जन ने आज तक देखा नहीं था। वो स्टार्टेड लो के बोलता है इस बंदे की स्ट्रेंथ मेरी जैसी है, सेकंड रिइंकार्नेशन रैंक पे। होली फ्लेम जिस तरीके से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस को सप्रेस करती है, एक थर्ड ऑर्डर का रिइंकार्नेशन एनिमी भी जियान के सामने बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर सेकंड ऑर्डर वाले के चेहरे पे इतना आत्मविश्वास कैसे दिख रहा है? उसकी बॉडी को सेंटर बना के रम 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 की आवाजें गूंजने लगती हैं। उसके चेस्ट से निकलती होली फ्लेम और वो फुल फाइटिंग मोड में चला जाता है। जैन तब भी अपनी स्थिर आवाज में कहता है क्या मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का किंग लेवल का पावर हाउस बोलूं या कुछ और? वो बंदा इंट्रोड्यूस करता है व्हाइट किंग ऑर्डर, मेरा नाम है मिंग फेंग, इसलिए अपनी जान को मेरे हवाले कर दो। वो ब्लैक वॉर्टेक्स बूम की आवाज साथ फटा था जैसे कोई सुनामी आ गई हो, ऐसे निकलती इसमें से ब्लैक फ्लेम्स। वो टेरिफाइंग एनर्जी वेव सीधा जियान से स्मैश हो जाती है, बट जियान बस स्माइल करके बोलता है हेवली डीमन फॉर्मेशन सप्रेस। उसकी हथेली उठी थी। उसके पीछे के स्पेस में कंडेंस होते हैं होली एंशिएंट ड्यून्स। फिर इस पूरे लावा डोमेन में गूंजता है थंडरस रोर का साउंड। फॉर्मेशन अनफोल्ड होती है। ये जैसी अपीयर हुई थी, स्पेस के अंदर की ब्लैक फ्लेम थरथराने लगी थी। कुछ ही पलों के अंदर फॉर्मेशन की टेरिफाइंग प्योरीफाइंग पावर ने उन ब्लैक फ्लेम्स के बड़े अमाउंट को सॉल्व कर लिया था। ये पूरी जोन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ होती है ब्लैक फ्लेम्स और दूसरी तरफ डिवाइन फॉर्मेशन। ये मंजर बहुत ही अजीब लेकिन मैजेस्टिक लगता है, लेकिन तब ये कहना पड़ेगा कि वो ब्लैक फ्लेम सच में डरावनी थी। ये जब जब हेवली डीमन फॉर्मेशन से टकराया करती थी, इनके सामने पूरी फॉर्मेशन कांपती है। वहीं पे मिंग फेंग गहरी सांस लेके बोलता है एक दो फॉर्मेशन मास्टर, साथ में होली फ्लेम कंट्रोलर। उसका ऑरा इंटेंस हुआ था। फिर उसके शरीर को ढकने वाली लोब धीरे धीरे जलना शुरू हो जाती है, और जो नीचे रिवील हुआ था उसकी वजह से इवन जैन के हाथ टाइट हो गए थे, क्योंकि मिंग फेंग की बॉडी चाहे उसकी त्वचा हो या फिर मांस, ये पूरी तरीके से काला होता है और इस पूरी ब्लैक बॉडी पे छपे होते हैं कई सिनिस्टर पैटर्न्स, जैसे जीते जागते सोल डिवावरिंग मार्क्स हों। इन लाइंस को जैन जिस पल देखता है, उसकी पीठ पे जो गॉड पनिशिंग रूलर थी जिसमें से निकलने लगता है वो डेसोलेट ऑरा। ये रिम 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 की आवाजें सा ट्रेम्बल होने लगी थी जैसे धाड़ रही हो, और इसकी बस एक एक्सप्लेनेशन थी, इस वाइट किंग लेवल के मिंग फेंग के शरीर पे जो मार्क्स हैं ये खुद एक इविल गॉड रैंक के पावर हाउस के हाथ से आए हैं। जैन तुरंत ही समझ जाता है कि एक नॉर्मल व्हाइट किंग ऑर्डर और इनकारनेशन रियम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर उसे इविल गॉड की पावर की ब्लेसिंग मिली हो तो रिइंकार्नेशन पावर हाउसेस में शुमार होने के बाद जियान को मालूम पड़ चुका था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के अंदर इविल गॉड रैंक के पावर हाउसेस बिल्कुल एब्सोल्यूट पीक पे खड़े होते हैं, और जो भी इनसे ब्लेसिंग को रिसीव कर सकता है उसे कॉमन लॉजिक से जज नहीं किया जा सकता। उस मिंग फेंग के मुंह से भी हो वाली एक धाड़ की आवाज निकली थी। पूरी बॉडी को ढक लेती ब्लैक फ्लेम्स, लेकिन फ्लेम्स उसे जलाती नहीं है, बल्कि इससे इविल पैटर्न्स जैसे जिंदा हो गए हों। फैलता है वो ओवरवेलमिंग सफोकेशन से भरा हो रहा। ये प्रेशर जैन के एक्सप्रेशन को बहुत हैवी बना रहा था, लेकिन वो भी हेस्टेट नहीं करता। एक गहरी सांस लेके बोलता है हाँ ट्रबल समय, लेकिन मेरे लिए इसे डील करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। उसकी डिवाइन कोर इंस्क्रिप्शन के अंदर जो मैजेस्टिक पावर होती है ये मिलती है उसके मेंटल ऑरे से। वो हेवली डीमन फॉर्मेशन हल्का सा कांपती है। एक टेरिफाइंग सप्रेसिव फोर्स डिसेंड हुई थी। वो पावर जो कि इविल ऑरे से प्राकृतिक दुश्मनी रखती है। बेसिकली अभी इस डोमेन के अंदर ब्लैक फ्लेम्स रेज करती है और साथ में चमकते हैं वो इविल ब्लैक पैटर्न्स, लेकिन इन सब को ऊपर से हेवली डीमन फॉर्मेशन बिल्कुल आसमान की तरह ढकती है। होली फ्लेम इविल ब्लैक फायर एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। वो
चिर सिजल की आवाजें गूंजती हैं। वो दोनों ही ऊर्जा एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रही थी और यहाँ की हवा ये भर जाती उस डरावने प्रेशर से, इससे एचएचओ के रोंगटे खड़े हो जाएं। जब हेवली डीमन फॉर्मेशन फुली एक्टिवेट हुई थी, होली फ्लेम ये बिल्कुल जलते हुए तारों की तरह नीचे आती है। फैलता है वो टेरिफाइंग डिवाइन प्योरिफिकेशन से भरा हुआ ऑरा जो व्हाइट किंग मिंगफेंग की बॉडी को धोके रख देता है। इस फॉर्मेशन में होली फ्लेम की एनर्जी ये ब्लैक फ्लेम्स को बार बार डिवावर कर रही थी, लेकिन तभी नोटिस करने वाली ये बात होती कि व्हाइट किंग मिंगफेंग इसके हावा बिल्कुल बदले नहीं थे, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, और वो इंतजार खत्म भी होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती जब वो गुलाब फाड़ के दहाड़ता है, इविल गॉड मार्क। इस आवाज ने हेवन और अर्थ को हिला के रख दिया था। उसकी हथेली पे अपीयर होता है एक ब्लड रेड स्टोन। इसका आकार बस एक मुट्ठी के बराबर हुआ, लेकिन जिस पर ये प्रकट होता है जन की सारी इंस्टिंक्ट चिल्लाने लगती हैं, गूंजती हैं वैंग बस की आवाजें। इस खूनी पत्थर के अंदर से फैलता है एक इविल डिस्टॉर्टेड ऑरा जो रूह को कपा के रख दे। इसके संपर्क में आके जन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका शरीर सारी पावर से संपर्क होने लगा हो, जैसे एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी उसे सप्रेस कर रही हो। गूंजती एक ची वाली पैनी आवाज। वो ब्लड स्टोन वॉलेंटली वाइब्रेट होता है। इसमें से निकलती काले रंग की परछाइयां बिल्कुल जीते जागते अंधकार की तरह। जान का माथा जो कि पसीने से ढक चुका होता है वो खुद से बोलता है ये किस तरीके की पावर है। इवन उसकी ब्लड लाइन की स्टैंड क्लैन मार्किंग और इनर इनहेरिटेंस ये खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप ही एक्टिवेट हो गए थे, लेकिन तब भी जान जैसे से बस रेस्ट कर पा रहा था। इस मोमेंट में वो फाइनली रियलाइज करता है कि उसके अभी की स्ट्रेंथ इस अटैक का सामना करने के लिए काफी नहीं है। हाउएवर जस्ट वो प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था, तभी जान के दिमाग में गूंजती एक जेंटल सी आवाज जो कहती है एक हेरेटिक गॉड का ऑब्जेक्ट है, ब्लड स्टोन सोल ऑर्डर, लिटिल फेलो, लगता है आउटसाइड फोर्सेस इस बार काफी बड़े तूफान को खड़ा करने वाली हैं। तो चलो क्यों ना हम एक छोटे से गेम को खेलें। जान का दिमाग जलना गया था। वो कहता है कौन? उसका ध्यान जाता है अपनी फ्लेम रिंग के ऊपर। एम्परर येन रिंग के अंदर एक एंशिएंट प्रेजेंस मौजूद थी, लेकिन खूब चेक करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छी बात है कि तभी वो काम आवाज कहती है पैनिक मत हो, हालांकि मैं बस एक स्पिरिट बॉडी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। और इस बार तो ये सुन के जान का पूरा शरीर कांप गया था। उसके दिमाग में आता एक बहुत ही बड़ा गैस। वही गहरी सांस भर के बोलता है तुम गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की स्पिरिट हो। और आवाज फिर से बोलती है वो क्राफ्टमैन सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसने बस गॉड एग्जीक्यूशन रूलर के पहले सेक्शन को रीइंफोर्स ही नहीं किया, बल्कि मुझे भी जगह दिया। एक रेमनेंट स्पिरिट जो कि आर्टिफैक्ट के अंदर रहती है। हालांकि अफसोस की बात है कि अल्टीमेटली उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन बच्चे तभी समय नहीं बचा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरा साथ दोगे? जय बिना हेजिटेशन की नोट करके बोलता है यस, अब सब कुछ सीनियर के हिसाब से चलेगा। वो आवाज फिर से गूंजती है, साथ में जन के शरीर से थ्रम के साउंड से इरप्ट होता है गोल्डन ऑरा। गॉड स्लेइंग रूलर की आर्टिफैक्ट स्पिरिट बोलती है तो अपने शरीर का टेम्पररी कंट्रोल तुम मुझे दे दो। फिर वो बूम 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 के साउंड गूंजने लगे थे। वो सीक्रेट ऑरा अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। जैन के दोनों हाथ आसमान में उठते हैं जैसे इस इशारे पे होल फ्लेम धाड़ने लगी हो। फर्क बस ये था कि इनकी फ्लक्चुएशंस पहले से बिल्कुल अलग होती हैं। एट द सेम टाइम हेवली डीमन फॉर्मेशन ये काम करना बंद कर जाती है। बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा कि टेम्परली अपने कंट्रोल को खो चुकी हो। वेल एक्चुअली में जैन अभी फॉर्मेशन पावर पर रिलाई नहीं कर रहा था। वो व्हाइट किंग मिंगफेंग के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का सामना अपनी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से करने वाला था। ये देख के वो मिंगफेंग कोल्डली हंस के बोलते क्या मूर्ख है, अगर तू मरना ही चाहता है तो फिर फॉल। उसकी काली फ्लेम्स जैसी ब्लड स्टोन के अंदर जाती है, वहां में जगह जगह पे अपीयर होने लगते हैं काले रंग के होल्स। ये वो अविसर क्रैक्स होते हैं जिनके अंदर का स्पेस कांच की तरह टूट रहा था और इस जान के शरीर को इंच बाई इंच तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी, मुंह से पफ की वैसा लाल खून बाहर आता है और इस ब्लड में अनमिस्टेकेबली शाओ क्लैन का ऑरा था। मिंगफेंग किसी घोस्ट की तरह फ्लैश होता है। वो डैमेज करके बोलता है होली फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से इसे कम्प्लीटली इरेज करना या कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी जान ने अपने चेस्ट को पकड़ रखा था, उससे बोलता है पावर ये क्या चीज है, ये इवन मेरी होली फ्लेम को भी इग्नोर कर पा रही है। इसका जवाब देते हुए मिंगफेंग बताता है कि हालांकि होली फ्लेम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो चीज मैं पोजेस करता हूँ वो है हेरेटिक गॉड का आर्टिफैक्ट। क्या बस एक सेकंड टियर की पावर इसे रेज कर सकती है? लड़के तुम्हारे शरीर में कई होली फ्लेम्स हैं, लेकिन इन्हें तुम ढंग से इस्तेमाल करना भी नहीं जानते हो। व्हाट अ वेस्ट। अगर हेरेटिक गॉड ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया होता तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देता। वो उस खूनी लाल पत्थर को उठा के बोलता है ब्लड स्टोन पावर, लॉ ऑफ इविल कंट्रोल। इसमें से ब्लड रेड लाइट और ब्लैक फ्लेम साथ में निकलती हैं। ये तुरंत ही ऐसे अनब्रेकेबल ब्लैक शैकल्स को फॉर्म कर लेती हैं जो जैन के शरीर से लिपटने लगते हैं। उसके गले से निकलती हैं पेनफुल आवाजें। ये इविल एनर्जी फोर्सफुली उसकी बॉडी में भेजी जा रही थी। फिर लेयर बाय लेयर उसकी सारी होली फ्लेम प्रोटेक्शंस ये सप्रेस करी जा रही होती हैं। हाउएवर
इस मोमेंट में ना ही जियान ना ही गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की स्पिरिट ने सोचा था कि उस मैंग फेंग की एक्शन ये जियान की बॉडी में छिपे डेविल क्यूब को फोर्सफुली भर रहे हैं, और इसका बस एक मतलब था कि भले हेरेटिक गॉड की आर्टिफैक्ट की पावर टेरिफाइंग हो, लेकिन डेविल क्यूब के लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होती है। हमें इंतजार करना पड़ता है कई मिनट्स का। ये वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी जब जियान का ऑरा कम्प्लीटली वैनिश हो चुका था। उसकी बॉडी से निकलने वाली सेंसिटिव फ्लक्चुएशंस बिल्कुल मिंगफेंग जैसी थी। वो सर झुका के बोलता है मास्टर। ये सुन के मिंगफेंग की खुशी का पार नहीं रहता। वो बिजलियों की गड़गड़ाने की तरह हंसता है। वो हा हा करके बोलता है लेट्स गो। अब एशफायर रियल्म के अंदर उन परेशानियों से डील करने का समय है। इस बार ये पूरा इमोर्टल रियल्म हमारे पैरों के नीचे कांपेगा। जैन की आंखों में फ्लैश होती हल्की सी ब्लैक रिपल और वो रिस्पेक्टफुली बोलता है यस मास्टर। दोनों फिगर्स चुपचाप से आइसोलेटेड डोमेन से गायब हुए थे और ये चले जाते हैं एशफायर रियल्म की गहराइयों में। बट इस मोमेंट में वो व्हाइट किंग मिंगफेंग नोटिस नहीं कर पाता कि जियान की होठों के किनारे पे एक अजीब सी स्माइल थी। क्या जब इस बैटल का अंत भी हो जाता है, इस एशफायर रियल्म से बाहर जो क्रिस्टल्स थे जिनमें जियान के सीन दिखाए जा रहे थे वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते। ना ही जियान देखता है ना ही मिंगफेंग, जैसे कोई डरावनी पावर इनकी ऑब्जर्वेशन से इंटरफेयर कर रही हो। अभी उस खाली क्रिस्टल को देख के जूनर का दिल भी थोड़ा सा कांप सा गया था। वो खुद से बोलती अजीब है, मैं ब्रदर जियान को सेंस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक साइलेंट सोल वॉइस जाती है जो कहती है लिटिल गर्ल यहाँ पे आओ। ये सुन के जूनर थोड़ी हेस्टेट करने लगी थी, लेकिन जियान के बारे में सोच के उस वर्ड की तरफ जाती है और कुछ मिनट्स के बाद वो वापस भी आ गई थी। बस उसके साइड में जो कुछ जान पहचान के लोग बैठे होते हैं उसे देख के मन ही मन में सोचते हैं अजीब है, आखिर जूनर का ऑरा भी इतना अलग क्यों लग रहा है, ये बस मेरी इमेजिनेशन है। अभी जूनर चुपचाप से उस क्रिस्टल मिरर की तरफ देख रही थी। उसके एक्सप्रेशंस खोए हुए होते हैं। अब टाइम होता है सीन को चेंज करने का। इमोर्टल रियल्म की गहराइयों में एक हरा भरा पहाड़ मौजूद था और इसके ऊपर एक पेयर खड़ा होता है। ये आदमी और औरत होते हैं जो बगल की क्रिस्टल लेक को देख रहे थे। वो साफ पानी लाइफ ऑरेंज से भरा हुआ था। इनमें से मेल होता है वो काफी हैंडसम और डोमिनेटिंग लग रहा था। वहीं पे बगल में खड़ी वुमन वो डेलिकेट और ग्रेसफुल होती है, जैसे नीचे से किसी एल्फ का जन्म हुआ हो। अभी उसने उस बंदे की छाती से अपने सिर को लगा रखा था। वो सर उठा के बोलती है गॉड पिछले कुछ समय से आप कुछ अलग लग रहे हो, या आपको कोई चीज परेशान कर रही है। गूंजती उस व्यक्ति की डीप रफ आवाज जिसमें से एक अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी झलक रही थी। वो कहते हैं जियान ऐसा लगता है कुछ गलत हो गया है, खैर जाने दो, हम पहले 10 टेंपल यामा को हैंडल करते हैं। वो लगता है अभी खतरे का सामना कर रहे होंगे क्योंकि शाओ क्लैन ने एक बार मेरे ऊपर एहसान किया था, इसका बदला मुझे चुकाना ही होगा। वो औरत फिर से उसके सीने से कान लगा के बोलती है ऑलराइट, मैं आपके डिसीजन को फॉलो करूंगी, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ। वो व्यक्ति बोलते आर्टिफैक्ट रिस्टोर हो चुका है, उसका सोर्स रिपेयर कर दिया गया है और तो और मेरी जिंदगी पीक पे आ चुकी है। अब मैं शायद उस कैलेमिटी का सामना कर पाऊंगा। अब मैं पहली बार सच में स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस को देखना चाहता हूँ जिसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल गॉड से भी ऊपर है। जब उसकी बॉडी से हल्का सा ऑरा फैलाता ऐसा लगता है हेवंस भी डार्क हो चुके हो, आसमान भर जाता है डिवाइन लाइटनिंग से। फॉर्म होती 7th थंडर इनकार्नेशन ट्रिबुलेशन, और ये किसकी निशानी होती है, ये थी 7th इनकार्नेशन रैंक के पीक की। अब जो भी हम सीन को वापस लौट आते हैं, ये वही एशफायर रियल्म था जहाँ पे उस लावा क्रेटर के पास 3 डार्क फिगर्स दिखाई दिए थे। इस पर इनमें से 2 सेम पर्सन को देख रहे थे। वो चुपचाप फिगर जो कि मिंगफेंग के पीछे खड़ा होता है। मिंगफेंग का साथी बोलते हैं मिंगफेंग क्या ये तुम हो? इसके रिप्लाई में मिंगफेंग कहता है ये जियान है, एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड, और यही वो टारगेट है जिसे कैप्चर करने के लिए लॉर्ड इविल गॉड ने पर्सनली बोला था, और अब ये मेरे हाथों में है। उसकी आवाज से प्राइड और डिस्टेंस बिल्कुल नहीं छिपता है। दोनों शेडोज जियान की तरफ देखती हैं। धीरे धीरे इनके एक्सप्रेशन सॉलम होने लगे थे। वो दूसरा वाला कहता है तो वो ये है जिसने हमारे इविल रेस के कई प्लान्स को खराब किया, बट रूमर्स के हिसाब से एंडलेस फायर टेरिटरी लॉर्ड के पास तो मल्टीपल होली फ्लेम्स होनी चाहिए और बहुत सारे किलिंग मेथड्स। फिर तुमने इसके ऊपर इतनी आसानी से जीत कैसे हासिल कर ली? मिंगफेंग हंस के रिप्लाई करता है लॉर्ड इविल गॉड के आर्टिफैक्ट के साथ इसे नियंत्रण में करना नेचुरली एफर्टलेस था। फिर अपने सर को घुमा के देखता है खड़े जियान की तरफ। उसके दिल की खुशी एक बार फिर से बढ़ जाती है। चाहे शाओ क्लैन के डिसेंडेंट की आइडेंटिटी हो या वो व्यक्ति जिसने कई इविल रेसर्स को क्रश किया हो, अब वो उसका कैदी होता है। ये फीलिंग सच में नशे जैसी थी। मिंगफेंग सोचता है कि जैसे वो पिल एल्केमी कंपटीशन को जीतेगा और इमोर्टल वर्ल्ड के टॉप पे खड़े होके इस जियान को टूल की तरह इस्तेमाल करेगा, तभी शुरुआत होगी उस ट्रू कैटास्ट्रॉफी की। उस समय वो घमंडी इमोर्टल वर्ल्ड के एल्केमिस्ट बिल्कुल डर के घुटने टेक देंगे। आखिर वो क्या ही ट्रू प्लेयर होगा। हमारा ध्यान जाता है इसकी साथी के ऊपर जो कि एक फीमेल होती है। उसे रिला के बोलती लेकिन मुझे तब भी कुछ गलत लग रहा है। लॉर्ड ने कहा था कि प्लान बिल्कुल फ्लॉलेसली जाना चाहिए, मुझे फिर से देखने दो। इस बंदी की नजरें जियान के ऊपर से कभी नहीं हटी होती हैं, लेकिन ये सुन के
मिंग फेंग के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो तुरंत ही गुर्रा के बोलता, शूमो तुम इस किंग पे डाउट कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास जो हेरेटिक गॉड का आर्टिफैक्ट है वो फेक है? तुम अपनी पोजीशन को मत भूलो। इस एल्केमी पिल मीटिंग के दौरान लॉर्ड इविल गॉड ने तुम दोनों को मेरी सहायता के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। इन शब्दों में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। वो शूमो भौंस से कोड़ के बोलती है मिंग फेंग, लेकिन इससे पहले वो फिनिश कर पाती। बगल में अपीयर होता है एक और मिस्टीरियस मैन जो हाथ को उठा के बोलता है दैट्स इनफ। अगर ऐसी बात है तो चलो हम सेकंड टेस्ट की तरफ चलते हैं। हालांकि उसके बोलने का लहजा काफी शांति से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में चिंता को हम साफ देख सकते हैं। ये व्यक्ति होता है व्हाइट किंग युआन। ये देखने पे एक स्ट्रेटेजिस्ट लगता है। इसकी आंखों से काम कैलकुलेटिंग कॉशियसनेस झलकती है। वहीं पे शूम होती है व्हाइट फीमेल किंग, वो जो कि ओवरऑल जजमेंट को हैंडल करती है। ये दोनों आए होते हैं व्हाइट किंग मिंग फेंग के साथ। हालांकि इविल रेस में सारे व्हाइट किंग लेवल के विंग्स की स्ट्रेंथ ये रीइंकार्नेशन को बस टच कर रही होती है। अच्छी बात है कि इन सबको मिली होती हेरेटिक गॉड की ब्लेसिंग, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ सेकंड रीइंकार्नेशन रैंक के काफी करीब आ चुकी थी। जब ये डिस्कशन खत्म होता है, एस्फेरियल में गूंजती है थंडर की बूम बूम की आवाजें। ये फ्यूरियस बीस्ट के अवेकनिंग की साउंड्स थे। ये तीनों फिगर्स एक दूसरे को देख के बोलते हैं चलो, फिर एक एक करके शूट हो जाते हैं एस्फेरियल के बिल्कुल कोर की तरफ। जन पीछे चुपचाप से इन्हें फॉलो करता है। उसकी आंखें खाली और लाइफ और बिल्कुल गायब। लेकिन अगर अभी हम जियान के माइंड में जाएं तो हमें जियान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उसकी स्पिरिचुअल अवतार की आवाज सुनाई देगी जो बोलता है सीनियर मैं आपसे फिर मिलूंगा। आर्टिफैक्ट स्पिरिट भी हल्की आवाज में कम्युनिकेट कर रही थी। वो जियान को चेतावनी देती है कि अगर इमोर्टल वर्ल्ड की जर्नी सच में डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हो तो बच्चे क्या तुम इसे बदलना चाहोगे, और क्या तुम्हारे पास इसके लिए खड़ा होने का करेज है? आखिरकार इमोर्टल वर्ल्ड में तुम्हारे कुछ पुराने जान पहचान वाले भी हैं। इस बात को सुन के जियान की स्पिरिचुअल सेंस ट्रेम्बल हो गई थी। वो कहता है डिस्ट्रक्शन और एक्विंटेंसेस मतलब जान पहचान वाले लोग। वो साफ तौर पे समझ नहीं पा रहा था। और आर्टिफैक्ट स्पिरिट फिर से पूछती है तुम्हें बस एक उत्तर देना है, क्या तुम इस दुनिया को बचाओगे या नहीं? या फुसफुसाने वाली आवाज में कहता है सेव। लगता है आर्टिफैक्ट स्पिरिट इसका इंतजार कर रही थी। वो अप्रूवल से भरी आवाज में कहता है गुड। एक बार फिर से जियान का सी ऑफ कॉन्शियसनेस शांत हो जाता है। वो कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा था उन तीनों इविल फिगर्स का जो एस्फेयर रियल्म के डीपेस्ट कोर में जा रहे थे। और वहाँ पे कैसे सीन क्रिएट होने वाले हैं, वेल चलो हम उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई रियली होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि इसे तुम्हारे भाई ने बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया है। अभी कमेंट सेक्शन में तारीफ या फिर बुराइयां करना भूलना मत, क्योंकि अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो डेफिनेटली मैं उसे इम्प्रूव करना चाहूंगा। अब भी अगर बात करिए नेक्स्ट पार्ट की तो उसमें फाइट होने वाली है डिवाइन सोल सोर्स के लिए और सामने फाइनल विनर आएगा। बेसिकली अगले एपिसोड में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एल्केमी पिल कंपटीशन की सेकंड स्टेज खत्म हो जाएगी। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे अगर आपसे कल का बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, अगले एपिसोड को देखना चाहते हो आज शाम को ही, तो आप हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि हमारे सारे मेंबरशिप होल्डर्स एक बेसिक एक्स्ट्रा एपिसोड को देख पाते हैं। और जो रहना चाहते हैं हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे, वो अपनी मेंबरशिप लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई।